हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जारविस कैंपस। हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे इंडियन लेबर और इंडियन एंटरप्रेन्योर्स ने वर्ल्ड इकोनॉमी में पार्टिसिपेट किया था, कंट्रीब्यूट किया था। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इंडियन बिजनेस ने या इंडियन लेबर्स ने टोटल कितना कंट्रीब्यूशन किया था वर्ल्ड इकोनॉमी में एक डेटा के थ्रू। मगर उससे पहले ये समझते हैं कि उस टाइम सिनेरियो क्या था पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में। इंडिया में ट्रेडिशनल सिस्टम चलता था, यानी यहाँ से जो यूरोपियंस थे वो कॉटन टेक्सटाइल खरीदते थे सस्ते दामों में और फिर यूरोप मार्केट में जाके उसी कॉटन टेक्सटाइल को काफ़ी इंक्रीज रेट में बेच देते थे और इस तरह से वो प्रॉफिट कमाते थे। अब क्योंकि इंडियन टेक्सटाइल की जो क्वालिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, इसलिए यूरोपियन मार्केट में इंडियन कॉटन टेक्सटाइल की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई थी और इस तरह से इंडियन टेक्सटाइल जो है या इंडियन बिजनेसमैन जो है काफ़ी डिमांड में थे और काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा रहे थे। मगर जब 19वीं सेंचुरी में यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तब चीज़ें पलट गई। अब क्योंकि यूरोप में इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो गई थी तो वहाँ पर भी कॉटन टेक्सटाइल बनना स्टार्ट हो गया। मगर वहाँ की जो कॉटन टेक्सटाइल थी वो मशीन मेड थी और उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए लोग अभी भी इंडियन टेक्सटाइल को प्रेफर कर रहे थे और इंडियन कॉटन टेक्सटाइल ही खरीद रहे थे। इसकी वजह से वहाँ के कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स को काफ़ी ज़्यादा लॉस होने लगा और इसकी वजह से वहाँ के यानी कि इंग्लैंड के जो लोग थे, मैन्युफैक्चरर्स थे, उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना स्टार्ट कर दिया कि वो इंडियन कॉटन टेक्सटाइल्स को इंग्लैंड में बैन कर दे, उनका इंपोर्ट बैन कर दे। इंपोर्ट के साथ साथ उसके ऊपर टैक्स भी काफ़ी हाई कर दे, जिसकी वजह से क्या होगा कि इंडियन कॉटन टेक्सटाइल की प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगी। और इन दो रीज़न की वजह से इंग्लैंड में इंडियन कॉटन टेक्सटाइल का जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, क्योंकि प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और प्राइस के साथ साथ जो डिमांड थी वो तो घटेगी। और यही रीज़न था कि इंडियन कॉटन टेक्सटाइल धीरे धीरे इंग्लैंड मार्केट में या यूँ कहो यूरोप मार्केट में उसकी डिमांड कम होने लगी। पर ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स यही नहीं रुके। अर्ली 19वीं सेंचुरी में ये ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स जो थे वो कॉटन टेक्सटाइल्स को बाहर यानी ओवरसीज़ में बेचने लगे, यानी इंडियन मार्केट में और दूसरे कंट्रीज़ में। अब क्योंकि ये जो कॉटन टेक्सटाइल थी जो इंग्लैंड में बन रही थी ये काफ़ी लो प्राइस की थी, इसलिए लोग इनको खरीदने लगे और ये मशीन से बन रही थी इसलिए इनका कम प्राइस वैलिड था। मगर इंडियन मार्केट में जो इंडियन कॉटन टेक्सटाइल थी उनका प्राइस काफ़ी हाई था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो हैंडमेड थी और उनकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा हाई थी। अब क्योंकि इंडियन कॉटन टेक्सटाइल का प्राइस इतना ज़्यादा था और ब्रिटिश कॉटन टेक्सटाइल का प्राइस काफ़ी कम था, इसलिए लोग ब्रिटिश कॉटन टेक्सटाइल को खरीदने लगे, जिसकी वजह से इंडियन कॉटन टेक्सटाइल की जो डिमांड थी यूरोप के साथ साथ इंडियन मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई और इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगी। एक डेटा के हिसाब से देखते हैं कि हमें कितना लॉस हुआ। अगर बात करें 1800 की तो इंडिया जितनी कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूस करता था उसका 30% एक्सपोर्ट करता था। 1815 में ये जो एक्सपोर्ट है कॉटन टेक्सटाइल का ये 30% से लेके 15% तक आ गया और फिर 1870 तक ये जो एक्सपोर्ट था खाली 5% रह गया। तो आप देख सकते हो कि कहाँ हम 30% एक्सपोर्ट करते थे और कहाँ सिर्फ 5% एक्सपोर्ट किया जा रहा था। और इस तरह से यूरोप मार्केट में इंडियन कॉटन टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट का बैन होना और इंडियन कॉटन टेक्सटाइल पे टैरिफिक यानी कि टैक्स का बढ़ने की वजह से इंडियन कॉटन टेक्सटाइल को काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ और उसकी डिमांड पूरे वर्ल्ड में यूरोप मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो गई। मगर हमने कहा कि इंडिया ने वर्ल्ड इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था, तो अगर एक्सपोर्ट ही बंद हो गया तो पार्टिसिपेट कैसे किया? तो इसका आंसर है रॉ मटेरियल। ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज़ खुली थी, वहाँ पर फिनिश प्रोडक्ट्स बन रहे थे, मगर रॉ मटेरियल अभी भी उन्होंने ग्रो करना स्टार्ट नहीं किया था, यानी वो कॉटन ग्रो नहीं कर रहे थे और इसलिए जो रॉ मटेरियल था यानी कॉटन जो था वो इंडिया से लेते थे और इसी रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट से इंडियन इंडस्ट्रीज़ ने ग्लोबल इकोनॉमी में पार्टिसिपेट किया था या कंट्रीब्यूशन किया था। एक डेटा के हिसाब से हम जो रॉ कॉटन 1812 में सिर्फ 5% एक्सपोर्ट करते थे वो आगे जाके यानी 1870 तक 35% तक बढ़ गया। यानी आप देख सकते हो कि फिनिश प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट तो भले ही कम हुआ था मगर रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और इसीलिए जो इंडियन मार्केट थी वो वर्ल्ड इकोनॉमी में या ग्लोबल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे थे। सिर्फ कॉटन टेक्सटाइल नहीं या कॉटन रॉ मटेरियल नहीं, हम इंडिगो को भी एक्सपोर्ट कर रहे थे। इंडिगो एक डाई होती है जिसको आप क्लोथ पे लगा के उसको कलराइज करते हो। इंडिगो के अलावा ओपीएम भी जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में ग्रो करते थे और इंडिया से फिर वो चाइना को एक्सपोर्ट करते थे और उनके साथ बिजनेस करते थे। तो इस तरह से जो इंडिया थी एक रॉ मटेरियल का हब बन चुकी थी। ब्रिटेन इंडिया से कई सारे रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करता था और इसकी वजह से इंडियन जो इंडस्ट्रीज़ थी वो वर्ल्ड इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन कर रही थी। मगर सिर्फ ये रीज़न नहीं थे, और भी कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से इंडियन इंडस्ट्रीज जो थी वो ग्लोबल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन कर रही थी। वो क्या रीज़न्स थे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।